नमस्कार सभी दोस्तों को। ज्योग्राफी स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। टॉपिक है अपना ज्वालामुखी। सबसे पहले ज्वालामुखी से अभिप्राय। ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी एक छिद्र है जिसके माध्यम से गैस, राख, लावा, जलवाष्प ये सभी धरातल के ऊपर प्रकट होते हैं। ज्वालामुखी की क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा साथ में गैस के उत्पन्न होने से लेकर के भूपटल के नीचे मैग्मा और ऊपर वो क्या कहलाएगा, लावा के प्रकट होने तथा उसके ठंडा होने के बाद में ठोस रूप में जमने की सारी क्रिया जो है वो इस ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ही होती है। ज्वालामुखी एक आकस्मिक आंतरिक संचलन है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटों के आपस में टकराने या फिर विनाशात्मक किनारों के सहारे ये उत्पन्न होता है, जिससे भ्रंश या दरार होने के परिणाम स्वरूप, और ये ज्वालामुखी धरातल पर अल्प समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के बल आकस्मिक रूप से प्रकट होते हैं और अल्प समय में पृथ्वी के धरातल पर बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट अगर छोटी सी बात करें अपन ज्वालामुखी के कारणों की विस्तृत चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन थोड़े से कारण मैं आपको बता रहा हूं। ज्वालामुखी छोटी छोटी जो प्लेटें हैं, देखिएगा ये मैग्मा मंडल जो है, कहने का मतलब दुर्बलता मंडल, इसके जो ऊपर जो तैर रही है ये प्लेटें चल रही है, ये प्लेटें हैं। छोटी और बड़ी प्लेटों में संचलन होने के कारण, मतलब या तो एक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है या दो प्लेटें आपस में पास में आ रही हैं, इसके कारण हो सकता है, या भ्रंशन या वलन के कारण कमजोर क्षेत्रों में भूप्रपट्टी में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण ज्वालामुखी आ सकता है, या आंतरिक भाग में गैस और जलवाष्प की अधिकता से या उत्पत्ति के कारण हम बोल सकते हैं। लावा का ऊपर की ओर प्रवाहित होने के कारण, किसकी बात कर रहे हैं? ज्वालामुखी के कारणों की बात कर रहे हैं मोस्ट संक्षिप्त में। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, जैसे भूगर्भ में तापमान का अधिक होना, कमजोर भूभागों का होना, गैसों की उत्पत्ति धरातल से होना, भूकंप का आना, प्लेट विवर्तनिकी में विशेष रूप से विनाशात्मक किनारा और संरचनात्मक किनारा, इन सब के परिणाम स्वरूप ये कारण है किसके, ये जनक हैं किसके, ज्वालामुखी के, जिनकी आप विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। नेक्स्ट बात अगर अपन करें ज्वालामुखी के अंग, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी छिद्र मतलब आपने सबसे पहले ज्वालामुखी अभिप्राय में फर्स्ट में पढ़ा आपने कि ज्वालामुखी है क्या, बोला एक छिद्र है जिससे गैस, लावा, राख और जलवाष्प क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। अब छिद्र कहां है? ज्वालामुखी छिद्र शंकु के ऊपर, ये देखिएगा ज्वालामुखी से ये जो पदार्थ निकल रहे हैं वो बाहर निकल रहे नली के माध्यम से, पाइप के माध्यम से, और यहां पर निकल करके धीरे धीरे निक्षेपित होकर के एक क्या बना दिया, एक शंकु बन गया। और इस शंकु, इसके बीच में जो ये क्षेत्र जो यहां पर स्थित है, जिससे ये नीचे से पाइप के माध्यम से ये पदार्थ निकल करके बाहर आते हैं, इसी जगह पर यही जो है वो क्या है, आपका छिद्र है, जिससे होकर के ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब दूसरी बात, दूसरा शब्द आ रहा है ज्वालामुखी मुख या क्रेटर। क्या होता है मुख या क्रेटर? जब ज्वालामुखी छिद्र का थोड़ा सा, ये जो छिद्र है कौन है, छिद्र है, इस छिद्र का ही रूप बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, रूप अगर बड़ा हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, इसी को आप मुख कह सकते हैं, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं, करेटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, करेटर या मुख। कहने का मतलब छिद्र का बड़ा रूप ही करेटर है। नेक्स्ट बात आ रही है कि कालडेरा क्या है, क्या है कालडेरा। जब देखिएगा ये जो मुख है ज्वालामुखी मुख, इसी का विस्तृत रूप, बड़ा रूप जो है उसको आप कालडेरा बोला। कालडेरा क्यों? या तो दसाव के कारण, दसाव का मतलब ये जो क्षेत्र है यहां से जैसे ये इस प्रकार से बन गया, ठीक है, और
ये हो गया चौड़ा रूप, इसका विस्तृत रूप हो गया, या तो दबाव या अन्य कारणों से जब ज्वालामुखी का जो मुख का विस्तार हो जाता है तो उसे हम कहते हैं काल्डेरा। झीलें भी बनती है ज्वालामुखी, उनकी बात आप सिर्फ अलग से करोगे। नेक्स्ट में हम बात करते हैं ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु का मतलब है जब यहां से जो मैग्मा मंडल से जो पदार्थ बाहर निकल रहे थे और यहाँ पर जो आकर के धीरे धीरे क्या हो रहे थे, निक्षेपित हो रहे थे, इससे बनने वाली आकृति को हम ज्वालामुखी क्या कह सकते हैं, शंकु कहते हैं। और यही विस्तृत रूप धारण अगर कर लेते हैं तो उसको हम ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट शब्द आपके पास में आ रहा है ज्वालामुखी पाइप। ज्वालामुखी पाइप का मतलब होता है कि ज्वालामुखी का जो छिद्र है और ये मैग्मा मंडल है, इन दोनों का संबंध आपस में बनाने वाली जो है, बीच में इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली, तो ये कौन है, पाइप है। इस पाइप के माध्यम से ही यहाँ मैग्मा मंडल से जो पदार्थ है वो यहाँ तक आते हैं, इसे कहते हैं पाइप। हाँ जी, देखिए ज्वालामुखी से निकले पदार्थ, ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया के परिणाम स्वरूप निकले पदार्थ तीन श्रेणियों में। सबसे पहले है गैस, तरल और ठोस। सबसे पहले हम देखते हैं गैस और जलवाष्प के बारे में। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो है जलवाष्प का। जलवाष्प लगभग 60 से 90% इसकी मात्रा होती है। जैसे ही जलवाष्प का संपर्क वायुमंडल से होता है तो ये ठंडा होकर के संघनन की क्रिया के कारण से यहाँ मूसलाधार वर्षा करेगा। इसके बाद में अगर अपन गैसें देखें, गैसों में अगर आप देखोगे तो यहाँ है हाइड्रोजन। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, सल्फाइड गैस, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर है नाइट्रोजन, फिर है कौन सी गैस, नाइट्रोजन, और उसके बाद में है ऑक्सीजन, और उसके बाद में है अमोनिया, उसके बाद में है अमोनिया, और उसके बाद में आप बताओगे एसिड। कौन सी, एसिड। ठीक है, आदि जो गैसें हैं वो गैसें किसके परिणाम स्वरूप, ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप निकलती है। अब इसमें आपको सबसे अच्छी चीज याद रखने वाली यह है कि सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो जलवाष्प निकलता है जिसका प्रतिशत है 60 से 90%। नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करते हैं तो तरल पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। तरल पदार्थों में यहां पर निकलता है लावा। क्या आता है, लावा। जब ये देखिएगा लावा जो है वो धरातल के अंदर अगर होता है, धरातल के अंदर, नीचे अगर होता है तब इसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा। और जब ये धरातल के ऊपर, किसके ऊपर, धरातल के ऊपर आ जाता है तो ये किसके रूप में, लावा के रूप में जाना जाता है। यह लावा जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। किसके आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। एक लावा जिसको आप बोल सकते हैं यहाँ अम्लीय लावा। कौन सा लावा, अम्लीय लावा, या फिर जिसको बोल सकते हैं गाढ़ा लावा। कौन सा लावा, गाढ़ा लावा। ठीक है, इस लावा में जो है वो मात्रा जो है किसकी, सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। कौन से लावा में, अम्लीय लावा में। ठीक है, नेक्स्ट जो लावा है इसको हम बोलते हैं वैश्विक लावा। कौन सा लावा बोलते हैं, वैश्विक लावा। ये जो लावा होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। कैसा होता है, पतला होता है। इस लावा में सिलिका की मात्रा कैसी होती है, सिलिका की मात्रा होती है कम। कैसी होती है, कम। देखिएगा इस लावा के परिणाम स्वरूप धरातल के ऊपर क्या होता है, गुम्बदाकार, कैसे आकार के, गुम्बदाकार पर्वतों का निर्माण हम बता सकते हैं होता है। किसके परिणाम स्वरूप, अम्लीय लावा के परिणाम स्वरूप। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 75% इसमें सिलिका की मात्रा होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो स्ट्रोम्बोली जो इटली में है ज्वालामुखी गुम्बदाकार पर्वत,
वो इसी प्रकार की गाढ़ा लावा या अम्लीय लावा का उदाहरण है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, वैश्विक लावा पतला होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप ये लावा जो है ज्वालामुखी केंद्र से दूर तक क्या करता है, फैलता है, दूर तक फैलता है और फटार का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फटार का निर्माण करता है, शील्ड शंकु का निर्माण ये करता है। जैसे मोना लाओ ज्वालामुखी जो शंकु है हवाई द्वीप में जो स्थित है, वो इसके परिणाम स्वरूप बना हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना। अब दूसरी बात आपसे यह पूछा जाए कि ये लावा जब निकलता है तो इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका तापमान होता है। और आगे अगर इसके बारे में देखें तो ये जब धरातल के ऊपर क्या होता है, ये लावा जब धरातल के ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, जम जाता है। जब धरातल के ऊपर आकर के जम जाता है तो इससे कठोर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जो कि पर्वत पठारों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब हम बात करेंगे आगे ठोस पदार्थों की। किनकी बात? पदार्थों में अगर अपन बात करें तो पायरोक्लास्ट है, बम है, लेफिली है, राक और अंगार है, फ्यूमिस है, स्कोसिया है, ब्रेसिया है और टफ है। ये ठोस पदार्थ के रूप में धरातल के ऊपर प्रकट होते हैं। या पर ये कह सकते हैं बारीक धूल कण से लेकर के कई भारी टन वाले जो विशाल शिलाखंड है वो ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप धरातल के ऊपर ठोस पदार्थ के रूप में प्रकट होते हैं। सबसे पहले अगर पायरोक्लास्ट की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं ठोस बड़े चट्टानी टुकड़े, ठीक है। या इसके बारे में ऐसे बता सकते हैं मैग्मा मंडल जो कि दुर्बलता मंडल, वहां से और भूपटल के टूटने से प्राप्त होने वाले, मतलब मैग्मा मंडल से निकल करके आने वाले और भूपटल के टूट करके बाहर आने वाले जो पदार्थ हैं उनको हम विशाल बड़े आकार के जो हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, पायरोक्लास्ट कह सकते हैं, ठीक है। इस पायरोक्लास्ट में राख, ज्वालामुखी बम, अंगार, लेफिली और पुराने चट्टानों के टुकड़े इसी के अंतर्गत समाहित होते हैं, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बम, ज्वालामुखी बम, जब पिघला हुआ लावा धरातल के ऊपर आता है तो उसको लावा कहते हैं, अंदर रहता है तो मैग्मा, मतलब जैसे ही धरातल के ऊपर प्रकट होता है तो उसको लावा कहते हैं। और वो ऊपर जाएगा, कहां? ऊंचाई के ऊपर जाएगा, ऊपर, ठीक है, ऊंचाई पर जाएगा और वह जमीन पर गिरने से पहले जम करके गोलाकार या अंडाकार नाशपाती आकार को ग्रहण कर लेता है, उसे हम कहते हैं क्या? बम। क्या कहते हैं? बम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर राख क्या होती है? राख या अंगार, राख या फिर अंगार जो है, इन दोनों की अपन बात करें राख और अंगार की, तो राख और अंगार ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले सबसे बारीक कण बता सकते हैं। सबसे बारीक कण जो है उनको राख या अंगार कहते हैं। उसके बाद में है लेफिली आप बता सकते हो मटर के दाने, किसके समान? मटर के दाने के समान या अखरोट के दाने के समान जिसका आकार होता है, या फिर कांच की गोलियों के समान जिसका आकार होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? लेफिली के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्यूमिस जो है, क्या होता है फ्यूमिस का मतलब है कि कुछ शिलाखंड काफी हल्के होते हैं और छिद्रदार होते हैं। कैसे होते हैं? छिद्रदार होते हैं। और जो लावा के झाग से बने होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? फ्यूमिस कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, लावा के झाग से, किसके झाग से? लावा के झाग से बनने वाले को आप फ्यूमिस बोलोगे, ठीक है। लेपिली क्या, सॉरी, अब नेक्स्ट में आ रहा है आपका स्कोसियो क्या है? लेपिली जो है इससे मटर के दाने या कांच की गोली या अखरोट के समान था, ये
इससे छोटा जो है टुकड़े, इससे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्कोशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्कोशियो बोलेंगे। इसके नेक्स्ट में आ रहा है ब्रेसिया। क्या होता है ब्रेसिया, ब्रेसिया का मतलब होता है स्कोशिया, ये रहा स्कोशिया। और स्कोशिया के छोटे छोटे जो संगठित टुकड़े हैं नुकीले, ये टुकड़े आपस में मिलकर के जिस रूप का निर्माण करते हैं, है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, ब्रेसियो कह सकते हैं। या स्कोशियो के संगठित, सुनना, स्कोशियो के संगठित नुकीले चट्टानी टुकड़ों को हम ब्रेसिया कहते हैं। क्लियर। अब है टप। टप का मतलब होता है ज्वालामुखी, राख, अंगार या फिर लेपिली, ठीक है, आदि के जमने से जो चट्टान बनती है उस चट्टान को हम कहते हैं ज्वालामुखी टप। क्लियर। अब आप एक बार दोबारा से देखिए, पायरोक्लास्ट है, बम है, लेपिली है, राख या अंगार, फैमिस, स्कोशियो, ब्रेसिया और टप। काफी बार यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है कि बम क्या होता है, ज्वालामुखी बम या राख, अंगार, फैमिस, स्कोशियो, इससे। तो इनको आप अच्छे से एक बार देखें, 2 बार या 1 बार आप इसको सुने, आपके ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। अंत में मेरा ये आपसे एक बार आग्रह है कि हो सकता है आपकी क्लासें नियमितता से नहीं चल रही, इसके लिए मुझे खेद है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से। तो हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में पूर्ण रूप से आपकी क्लासें सुव्यवस्थित चालू होंगी। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और